हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की जो एनसीईआरटी उसका अपन चैप्टर 11 डिस्कस कर रहे थे, प्लांट्स में परिवहन। उसका नेक्स्ट पार्ट आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पादप कोशिका की संरचना और पारगम्यता। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें देखते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। यह जल और विलयन में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है। यह परिवहन में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। वहीं अपन देखते हैं रसधानी या फिर वैक्यूल्स क्या होती है। प्लांट्स की सेल्स में एक केंद्रीय रसधानी होती है जिसका रस कोशिका के विलय विभव में योगदान देता है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट दोनों अणुओं की गति को ही नियंत्रित करते हैं। अब अपन देखते हैं फर्स्ट हम देखते हैं पराशरण या फिर ऑस्मोसिस। तो चलिए, एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विशरण को ही पराशरण कहा जाता है। वहीं अपन देखते हैं कि पराशरण स्वतः ही एक प्रेरित बल की अनुक्रिया से होता है और दिशा और गति दाब प्रवणता और सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। जल हमेशा अपने उच्च रासायनिक विभव से निम्न रासायनिक विभव की ओर तब तक गति करता है जब तक कि साम्य अवस्था स्थापित न हो जाए। अब अपन देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट है, उसके थ्रू अपन देखते हैं ऑस्मोसिस को समझ सकते हैं अपन। तो देखिए अपन देखते हैं कि एक जो पोटैटो है उसका अपन ऑस्मोमीटर बनाते हैं और वो किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका मेथड देखते हैं। यदि आलू के कंद को काटकर उसमें एक गुहा बनाई जाए और उसमें शर्करा का सांद्र घोल भर दिया जाए, फिर उसे पानी में रखा जाए तो क्या होता है। तो इसके परिणाम क्या होंगे कि पराशरण के कारण पानी बाहर से आलू की गुहा में भीतर की ओर प्रवेश कर जाता है और शर्करा के घोल का स्तर बढ़ जाता है। अब अपन देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये पोटैटो ऑस्मोमीटर, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए एक पोटैटो, उसके अंदर अपन सांद्र सॉल्यूशन डालेंगे, सांद्र सुक्रोज का सॉल्यूशन है वो डाल देंगे एंड उसे अपन वाटर में रखेंगे और फिर अपन देखते हैं कि वो क्रिया किस तरीके से होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो कैविटी के अंदर की ओर प्रवेश करता है। ये देखिए यहाँ से अब अपन देख सकते हैं कि जो जल है वो धीरे धीरे जो पोटैटो कैविटी है उसके अंदर प्रवेश करने लग जाता है और वहीं अपन देखेंगे जो ऊर्ध्वाधर जो कांच की नली है उसमें जो द्रव का स्तर है उसमें वृद्धि होने लगती है। तो देखिए यहाँ से आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए जो H2O को जो स्तर है उसमें वृद्धि होने लगती है। अब अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं एक अदर प्रयोग और करके अपन ऑस्मोसिस को समझ सकते हैं। तो देखिए ये देखिए कीप का प्रयोग। एक कीप में शर्करा का गाढ़ा घोल भरकर उसे शुद्ध पानी से भरकर बीकर पे उल्टा रख दिया जाता है। साथ ही साथ दोनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो कैसे प्राप्त की जाती है। देखिए, अंडे की झिल्ली प्राप्त करने के लिए अंडे के एक सिरे पर छोटा सा छिद्र करके उसका पीला व श्वेत पदार्थ निकाल ले, फिर कवच को कुछ घंटों के लिए HCl में छोड़ने से हमें अलग से मेम्ब्रेन प्राप्त हो जाती है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट की, तो देखिए पानी बीकर से कीप की ओर गति करता है जिससे कीप में घोल का स्तर बढ़ जाता है एवं यह प्रक्रिया साम्य अवस्था तक जारी रहती है। अब इसे भी अपन कलर डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। तो देखिए इसमें अपन समझ सकते हैं अच्छे से, ये देखिए ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू डिवाइडेड रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो कीप का जो स्तर है, जल का जो स्तर है वो इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ता है। एंड साथ ही साथ अपन देखते हैं, देखिए अगर ऊपर से इस तरीके से ये प्रेशर लगाया जाता है, ये देखिए ये ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है ये अपना ऑस्मोसिस प्रेशर कहलाता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो जल है वो कीप के अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। देखिए लेवल 2 एंड लेवल 1 दो तरह के अपन को लेवल इसमें शो हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्राशरण दाब क्या होता है। ये देखिए यहाँ से अपन प्रसरण दाब को देख सकते हैं। कीप के ऊपरी भाग पर लगाया गया वह भारी दाब जो पानी को अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कीप में विस्तृत होने से रोकता है, वह दाब क्या कहलाएगा, प्राशरण दाब कहलाएगा। विलय की सांद्रता जितनी अधिक होगी पानी के विसरण को रोकने के लिए उतनी ही अधिक दाब की आवश्यकता होती है। प्राशरण दाब व प्राशरण विभव दोनों संख्यात्मक रूप से
बराबर होते हैं। वहीं अपन देखते हैं कि जो परासरण दाब होता है वो सकारात्मक होता है, जबकि जो परासरण विभव है वो नकारात्मक होता है। तो चलिए अब अपन आगे की तरफ देखते हैं। ये देखिए विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं? सेल के आसपास के बाहरी गोल के सांद्रण के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। पहला समपराशरी, जिसे अपन आइसोटोनिक कहते हैं। तो देखिए जब बाहरी घोल का पराशरण दाब कोशिका द्रव्य के समान होता है, इसमें जल का शुद्ध प्रवाह नहीं होता है। वहीं अपन बात करें अल्प पराशरी यानी कि हाइपोटोनिक, जब घोल जो बाहरी घोल है यानी कि कोशिका द्रव्य से कम सांद्रता वाला होता है, तो इससे क्या होगा कि जो बाहरी जल है या फिर यूं कहें जो कम सांद्रता वाला विलियन है, उसमें से वो सेल के अंदर विलियन चला जाता है, जिससे सेल क्या होती है, फूल जाती है। अतिप्राशरी यानी हाइपरटोनिक, इसमें क्या होता है कि जब बाहरी जो घोल है बहुत अधिक सांद्रता वाला होता है, इसमें क्या होता है कि सेल सिकुड़ जाती है। अब अपन देखते हैं जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस। देखिए जब एक पादप कोशिका को अति प्रासरी यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो सेल से पानी बाहर निकल जाता है। इसके कारण सेल की झिल्ली सिकुड़कर सेल वॉल से अलग हो जाती है। इसी प्रक्रिया को अपन जीवद्रव्य कुंचन या फिर प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जल का परिवहन सेल के अंदर से यानी कि उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होता है। जल सबसे पहले जीव द्रव्य से बाहर आता है, उसके बाद रसधानी से बाहर आता है। तो अब देखिए फ्लैसिड क्या होता है, ये कुछ टर्म्स है जिन्हें अपन देखते हैं। फ्लैसिड क्या होता है, जब सेल को समपराशरी घोल में रखा जाता है तो पानी का अंदर व बाहर प्रवाह समान होता है। इस साम्य अवस्था में सेल फ्लैसिड सेल कहलाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रतिवर्ती प्रक्रिया। जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया प्राय प्रतिवर्ती होती है। स्फीति दाब क्या होता है, देखिए जब कुंचित सेल को पुनः अल्पराशरी घोल में रखा जाता है तो पानी सेल के अंदर विस्तारित होता है। इससे जीव द्रव्य सेल वॉल के विरुद्ध दबाव बनाता है, जिसे अपन स्फीति दाब कहते हैं। अब अपन नेक्स्ट टर्म देखते हैं दाब विभव क्या होता है, यानी कि जो कठोर सेल वॉल के विपरीत लगने वाली दाब को अपन क्या कहते हैं, दाब विभव कहते हैं, यानी कि साई पी कहते हैं। सेल वॉल की दृढ़ता के कारण सेल फटती नहीं है। यह स्फीति दाब सेल्स के विस्तार एवं फैलाव के लिए जिम्मेदार होता है। सेल वॉल पौधों के अलावा कवक और जीवाणु में भी उपस्थित रहती है। अब अपन जो प्लाज्मोलाइसिस है उसे अपन एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक के टाइम क्या होता है कि इसकी जो सेल होती है उसकी स्थिति क्या होती है। तो देखिए अपन इसमें देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट अपन देखते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है कि बाहर ये देखिए जल का संतुलित प्रवाह होता रहता है अंदर और बाहर की तरफ। तो इससे क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं अपन इसे देखिए इधर अपन देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो जल है वो सेल के भीतर की ओर प्रवेश करेगा और सेल क्या होगी, फ्लैसिड हो जाएगी, यानी कि सेल फूल जाएगी। अब अपन देखते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सेल के अंदर का जो जल है वो बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है सेल इस तरीके से देखिए यूं हो जाएगी, श्रिंक हो जाती है सेल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ये देखिए प्लाज्मोलाइज्ड सेल इस तरीके से दिखाई देती है अपन को। अब अपन नेक्स्ट टर्म देखते हैं अपनी अंतर शोषण क्या होता है। यह एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें ठोस एवं कोलोइड्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है। इसके कारण उनके आयतन में भारी वृद्धि होती है। अब अपन इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए जैसे जो बीजों द्वारा जल का अवशोषित होना, सूखी लकड़ियों द्वारा पानी को सोखना। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, जैसे विभिन्न प्रकार की जो भारी चट्टानें होती है उनको तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि उनके बीच बीच में ये लकड़ियां लगा दी जाती है और उनको मतलब पानी से गीला किया जाता है, जिससे वो अंतर शोषित होती है और वो फूल जाती है। जैसे ही वो फूलती है तो वो चट्टानें टूट जाती है, यानी कि चट्टानों को तोड़ने में। अब अपन इसका नेक्स्ट महत्व देखें, जिसमें अंकुरण। अंतर शोषण से उत्पन्न दाब के कारण ही जो नवोद्भिद यानी अंकुरित होते हैं एवं मिट्टी से बाहर निकलकर खुली जमीन पर
आ पाते हैं। तो ये रहे अंतःशोषण के अपने महत्व। तो चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, अंतःशोषण के लिए जल की सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है एंड अवशोषक और जो अवशोषित होने वाले द्रव्य के बीच जल विभव प्रवणता होना आवश्यक होता है। अवशोषक और द्रव्य के बीच बंधुता होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका कलर डायग्राम। ये देखिए, इस तरीके से अपन अंतःशोषण को समझ सकते हैं। ये देखिए, जिसमें ये देखिए अल्प प्राशरी घोल में जैसे अपन ने किसी कोशिका को रखा है, तो जिसमें क्या होगा कि जो बाहरी जो जल है वो अंदर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है एवं जो सेल होती है वो इस तरीके से स्फीत हो जाती है और दीवारों पे दबाव बनाती है, यानी कि सेल होती है वो फूल जाती है। तो चलिए, आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना कि जो लंबी दूरी का परिवहन है वो किस प्रकार से होता है। पौधों में पानी और खनिज पदार्थों के परिवहन का मुख्य रूप से सामान्य बंडल द्वारा होते हैं और सामान्य बंडल में कौन कौन आते हैं? जाइलम तथा फ्लोएम। लंबी दूरी का परिवहन मिश्रण द्वारा संभव नहीं है क्योंकि मिश्रण एक धीमी प्रक्रिया है जो छोटे अणुओं को परिवहित करने में सहायक है। बड़े एवं जटिल जीवों में अवशोषण या उत्पादन के स्थान और संग्रहण के स्थान एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, इसलिए वहां मिश्रण और सक्रिय परिवहन के बजाय एक विशिष्ट व्यापक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है। अब अपन देखते हैं बल्क या मास फ्लो। ये कैसे होता है? जब जल, खनिज तथा भोजन एक सामूहिक प्रणाली द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं? सामूहिक प्रवाह कहते हैं। यह परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। सामूहिक प्रवाह विसरण से अलग होता है। विसरण में पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, जबकि सामूहिक प्रवाह में क्या होता है कि सब एक साथ दाब के कारण गति करते हैं। थोक प्रवाह को अपन धनात्मक जलीय दाब प्रवणता या फिर ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे कि अपन स्ट्रो या पुआल के द्वारा जो खींचते हैं उसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्थानांतरण या फिर ट्रांसलोकेशन। पदार्थों की पादपों के संवहनी ऊतकों के द्वारा होने वाली सामूहिक गति को अपन क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। उच्च पादपों के संवहनी ऊतक कौन कौन से? जैसे जाइलम तथा फ्लोएम। यह मुख्य रूप से जल, खनिज लवणों, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन तथा हार्मोन को जड़ से पौधे के वायवीय भागों तक स्थानांतरित करते हैं। एंड फ्लोएम क्या करता है? यह मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलयों को पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना ये कि बल्क फ्लो या फिर मास फ्लो का विस्तृत आरेख क्या होता है। देखिए, ये देखिए बल्क फ्लो को अपन यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी जो कण होते हैं या फिर अणु होते हैं वो एक साथ दाब के साथ ही कार्य करते हैं, यानी कि गति आगे करते हैं। देखिए अपन इसमें देख सकते हैं कि मृदा के छिद्रों के मध्य जितने भी जो जल है उसका इस तरीके से देखिए जल का थोक संचलन आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा और इसे अपन क्षेत्र आधारित परिवहन सिद्धांत भी कहते हैं। फ्लोएम मास फ्लो या फिर खाद्य परिवहन, जिसमें अपन देखिए जो फ्रूट है वो सिंक की तरह कार्य करते हैं, कि जो फ्रूट और जो जड़ है वो सिंक की तरह कार्य करते हैं एंड वही जो लीफ है यहाँ पे ये सोर्स की तरह है कार्य करती है। देखिए इस तरीके से कुछ तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। ये देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं मास फ्लो की यांत्रिकी यानी कि दाब प्रवाह है। ये देखिए ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा एंड संयोजन तथा परिवहन तंत्र समन्वय आप इसमें यहाँ नीचे आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए इसमें ये वैस्कुलर बंडल्स अपन को दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इसमें अपन देख सकते हैं कि जो मूल दाब प्रेशर है वो अपन को क्लियर से शो हो रहा है और साथ ही साथ अपन देख रहे हैं कि ये देखिए वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो पानी की हानि हो रही है वो भी अपन को इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट अपन इसका कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जितने भी जो आपको जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आप अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। तो कंटिन्यू क्लास के साथ बने रहिए। अपन 11th क्लास के एनसीईआरटी के बाद में अपन 12th क्लास के एनसीईआरटी भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे एंड धीरे धीरे जितना भी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो अपन इसी तरीके से फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। सो थैंक यू।